नमस्कार भाई सभी को। ना बोलो फिर। मैं ही कौन बोलूँ आज? हैं? यहाँ बोलने को तो मैं कही को नहीं। कौन सी नस्लें पड़ी थी कल? भेड़ की कितनी नस्लें पड़ी टोटल? टोटल सारी नस्लें कितनी पढ़ ली? हैं? कितनी नस्लें पढ़ ली? 5 नस्लें पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी है? पहली पढ़ी है चोकला। चोकला, मालपुरा, मालपुरा और मारवाड़ी। मारवाड़ी और जैसलमेरी। जैसलमेरी और मेरिनो। मेरिनो और अविवस्त्र। हैं? कराकुल भी पड़ी थी। कराकुल, ये तो ज्यादा ही होगी। हैं? कराकुल के बाद में कौन कौन सी है? अविकालीन। अविकालीन और अविवस्त्र। अविकालीन और अविवस्त्र। इनमें से देसी नस्लें कौन कौन सी है? इनमें से देसी नस्लें हैं चोकला, मालपुरा, मारवाड़ी और जैसलमेरी। ये मेरिनो विदेशी नस्ल है और ये तीनों भी क्या है? विदेशी नस्ल है। ठीक है ना? पेल्ट किससे उत्पन्न की जाती है? कराकुल से। किससे? कराकुल से। इनमें से संकर नस्लें कितनी है? इनमें से संकर नस्लें कितनी है? 2 है। ये क्या है? दोनों संकर नस्लें हैं। संकर नस्ल। ठीक है। मालपुरा कहां से विकसित की नस्ल है? टोंक। ठीक है ना? टोंक का कौन सा स्थान है? मालपुरा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया अभी? मालपुरा। चोकला कहां की नस्ल है? चूरू की है। ठीक है ना? उपनाम शेखावाटी और छापरा और हैं? छापरा नहीं है, छापर। ठीक, हाँ स्टार्ट कर रखी हो। राजस्थान की मेरिनो। ठीक है ना? राजस्थान में सबसे महंगी ऊन चोकला और सबसे अच्छी ऊन चोकला की। किसकी है? चोकला की है। ठीक है। उसके बाद में बताओ, उच्च क्वालिटी के कारपेड और क्या प्राप्त किए जाते हैं? कारपेड और कारपेड और क्या बोलते हैं भाई? हाँ, गलीचे। उच्च क्वालिटी के हैं? किसके हैं? मारवाड़ी के हैं, जैसलमेर के हैं? जैसलमेरी के। और निम्न क्वालिटी के मारवाड़ी के। ठीक है। मेरिनो से क्या बनाए जाते हैं? मेरिनो की ऊन से क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए इसको क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है। और कराकुल से क्या प्राप्त किया जाता है? लेदर प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? लेदर प्राप्त किया जाता है। अविकालीन और अविवस्त्र ये दोनों क्या है? संकर नस्लें हैं। बताओ, इसके अंदर नर कौन सा है? अविकालीन के अंदर मेरिनो। मेरिनो नस्ल का क्या है? नर है। और मादा कौन सी नस्ल की है? मालपुरा। मालपुरा की है। अविवस्त्र में याद रखना है नर मेरिनो और मादा चोकला। मादा कौन सी है? चोकला। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हेडिंग डालो ऊंट। ऊंट। रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज। जहाज। राजस्थान का राज्य पशु है क्या? राजस्थान का राजस्थान का राज्य पशु। राज्य पशु। राज्य पशु घोषित करने की जो घोषणा है वो कब हुई थी? 2014 में। और पारित भी राजस्थान में, ये सॉरी, राज्य पशु घोषित किया भी कब गया था? 2014 में। देखो 2 डेट है। एक तो है, याद रखना है आपको,
है 30 जून 2014, 30 जून 2014, 30 जून 2014। और एक है सितंबर, सितंबर में आपको याद रखना है 19 सितंबर, 19 सितंबर 2014, 2014। ठीक है, इस दिन तो ये घोषित हुआ था राज्य पशु, इस दिन 19 सितंबर 2014 को क्या हुआ था, घोषित हुआ था। और याद रखना है 30 जून 2014 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि राजस्थान का राज्य पशु है वो कौन सा होगा, याद रखना है ऊंट होगा। ठीक है, प्रस्ताव कब पारित हुआ, 30 जून 2014 को। और ये राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखना है 19 सितंबर 2014 को। ठीक है, उसके बाद में याद रखना है विश्व में, विश्व में ऊंट पालन, विश्व में ऊंट पालन में भारत का स्थान, में भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। ठीक है ना, भारत में, भारत में ऊंट पालन में, ऊंट पालन में, ऊंट पालन में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान तो याद रखना प्रथम स्थान है। राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। भारत में ऊंटों की कुल संख्या, भारत में ऊंटों की कुल संख्या, ऊंटों की कुल संख्या, कुल संख्या तो 2019 की जनगणना के अनुसार ऊंटों की कुल संख्या है भारत में वो है 2.5 लाख। कितनी है, 2,50,000। ठीक है, और राजस्थान में ऊंटों की संख्या, राजस्थान में ऊंटों की संख्या, ऊंटों की संख्या 2,13,000। कितनी है, 2.13 लाख, 2.13 लाख एक अकेले राजस्थान में इनकी संख्या है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर में। सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं कहां पर, तो याद रखना है जैसलमेर में, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं कहां पर, जैसलमेर। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। 5वीं दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। 30 जून 2014 को यह प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का क्या मिला, इसे दर्जा मिला है। ठीक है, उसके बाद में विश्व में ऊंट पालन में भारत का स्थान पूछा जाए तो 10वां है। पहला स्थान किसका है, विश्व में पहला स्थान सऊदी अरब वाले एरिया का है, वहां ऊंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ना। हाँ, और भारत में ऊंट पालन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम है। राजस्थान में भी सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में ऊंटों की कुल संख्या कितनी है, 2.5 लाख, और राजस्थान में ऊंटों की कुल संख्या कितनी है, तो 2,13,000, 2.13 लाख बताओगे। ठीक है, उसके बाद में बताओ इनकी नस्लों को मान्यता प्राप्त होती है किस संस्थान द्वारा, ये लिखा सबने हैं। गाय की नस्ल पढ़ी थी ना हमने, कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, 53। फिर पढ़ी थी हमने भैंस, भैंस में कितनी है, 34 है। उसके बाद में बकरी में पढ़ी थी कितनी, 17, 17 ही पढ़ी थी, 17 ही पढ़ी थी, नहीं याद। और भेड़ में कितनी पढ़ी थी, 44 पढ़ी थी। हैं, बकरी में ज्यादा है क्या या 17 ही है, देख लो। उसके बाद में है ऊंट, और NBAGR पूरा नाम कौन बताएगा, एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय 37 है क्या, चलो ठीक है भाई। बकरियों की संख्या किसकी, भैंस की, तो फिर आपने उल्टा कैसे बोला है,
मैंने उल्टा बोला। मैंने तो आपके पीछे पीछे हाँ भरी है। देखो भाई, हाँ ना ना, मैं देखना ही बात को नहीं, आपने भी दिमाग मुंह निकलेड़ी बात ही भाई। ठीक है। राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय, आगे क्या है? राष्ट्रीय ब्यूरो है क्या? राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ एनिमल एनिमल एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स रिसोर्स, रिसोर्स। ठीक है, पूरा नाम ये रहेगा। राष्ट्रीय को आप लिख सकते हो नेशनल, क्या लिख सकते हो? नेशनल। ठीक है। इसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो नस्लें हैं ऊंटों की, वो कितनी है टोटल? 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है ना, ऊंटों की नस्ल कितनी है अभी? 9 नस्ल है। अब देखो इधर, सबसे पहले पढ़ी थी हमने गाय, उसके बाद में पढ़ी थी भैंस। क्या पढ़ी थी? भैंस। गाय में कितनी थी? 53 थी। और भैंस में अभी आपने बताया कितनी? 20 पढ़ी थी। ठीक है ना। उसके बाद में है बकरी, बकरी में कितनी है? 37 है क्या? और भेड़ में कितनी है? भेड़ में है 44, भेड़ में है 44, बकरी में कितनी है? 37। ये नस्लें पड़ी थी। ठीक है। और टोटल तो हमने पढ़ी नहीं थी, बकरी में टोटल कितनी पड़ी थी? लगभग 7-8 नस्लें पड़ी थी, है ना, या 12 नस्लें पड़ी थी? चलो कोई नहीं, आपने कितनी पड़ी है? ये किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। कितनी है? 9 है। 9 में से 6 कहां पर पाई जाती है? भी राजस्थान में पाई जाती है। 6 कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में। 2 कहां पर पाई जाती है? गुजरात में। 2 कहां पर पाई जाती है? गुजरात में। और 1 कहां पर पाई जाती है? तो लिख लेना है मध्य प्रदेश में। कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। 6 कहां पर पाई जाएगी? राजस्थान में। 1 कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और 2 कहां पर है? याद रखना है, गुजरात में। राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल है? तो एक तो जैसलमेर से याद रखोगे, जैसलमेरी। क्या याद रखोगे? जैसलमेरी। बीकानेर से याद रखोगे, बीकानेरी। क्या याद रखोगे? बीकानेरी। ठीक है ना। एक याद रखोगे जालोर से, जालोरी। क्या याद रखोगे? जालोरी। एक याद रखोगे मारवाड़ी। क्या याद रखोगे? मारवाड़ी। ठीक है ना। एक याद रखोगे मेवाड़ी। क्या याद रखोगे? मेवाड़ी। 3 और 2 कितनी हो गई है? 5। बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जालोरी, और एक है मेवाती। क्या है? मेवाती। ठीक है, मेवाती। ठीक है, ये है राजस्थान की 6 नस्लें। पढ़नी कितनी है इनमें से? जैसलमेरी, बीकानेरी, और एक पढ़नी है हमें मेवाड़ी। बस 3 ही नस्लें पढ़नी है ऊंटों में, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद में याद रखना है 2 कहां पर पाई जाती है? गुजरात में। कहां पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। दोनों नस्लों के नाम लिखो, एक तो है कच्छी और एक है खाराई। ठीक है ना। कच्छी, खाराई, खाराई। ठीक है ना, ये नस्ल है गुजरात की। और एक कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो नस्ल पाई जाती है उसका नाम लिखो, एम से ही है वो। कौन सी नस्ल है? मालवी नस्ल है। मालवी गाय की नस्ल थी क्या? है? या भैंस की नस्ल थी? मालवी है, भैंस की थी। गाय की नस्ल पड़ी थी। बकरी और भेड़ में से किसकी नस्ल थी? है? पड़ी थी क्या मालवी? हो रहा है क्या? नहीं पड़ी थी ना। किस में पड़ी थी? गाय में पड़ी थी। हाँ। ठीक है, याद रखना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक्स रिसोर्स, ये याद रखना है। इसके द्वारा जो नस्ल है वो कितनी रजिस्टर्ड है? 9 नस्लें हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा किस में है? राजस्थान में है। जैसलमेरी, जालोरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, मेवाती और मेवाड़ी। और गुजरात की कितनी नस्लें? 2, कच्छी और खाराई। एक मध्य प्रदेश की कौन सी नस्ल है? मालवी नस्ल है। ठीक है, लिख लिया। चलूं आगे। लिखो ऊंट का वर्गीकरण। ऊंट का वर्गीकरण।
वर्गीकरण में कुछ तो याद है आपको, क्या क्या चीज समान रहेगी? सबसे पहले क्या है बताओ? किंगडम। क्या है? किंगडम। किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। क्या कहेंगे? जगत कहेंगे। जगत के बाद में क्या है? फाइलम है। केपीसी फाइलम। फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। केपीसी, सी का क्या बना? क्लास, है ना? क्लास को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। केपीसी और से क्या बना? ऑर्डर बना। ऑर्डर को क्या कहेंगे बताओ? गण कहेंगे। क्या कहेंगे? गण कहेंगे। केपीसी और फैमिली। फैमिली, फैमिली का अर्थ क्या हो गया? है कुल। और उसके बाद में जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज को क्या कहेंगे बताओ? जाति। और जीनस को क्या कहेंगे? वंश कहेंगे। केपीसी और फैमिली ने जीनस सिली, ठीक है ना? केपीसी और फैमिली ने जीनस सिली। बताओ जगत कौन सा है? एनिमेलिया। जगत कौन सा है? एनिमेलिया, ठीक है ना? एनिमेलिया। और एनिमेलिया को क्या कहेंगे बताओ? जंतु जगत। क्या कहेंगे? जंतु जगत है। फिर संघ कौन सा है? कोरडेटा। कौन सा है? कोरडेटा, ठीक है ना? उसके बाद में वर्ग, क्लास, मेमलिया। क्या है? मेमलिया, ठीक है ना? मेमलिया। और उसके बाद में गण, आर्टियो डेक्टाइला। आर्टियो डेक्टाइला। डेक्टिला भी लिखा हुआ मिल सकता है, आर्टियो डेक्टिला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुल कौन सा है बताओ? बोविडी। कौन सा है? बोविडी। बोविडी, ठीक है। आगे याद रखना है आपको, वंश लिखो कैमिलिडी। कैमिलिडी। अब सब पर क्या है? ई की मात्रा है। और जाति लिखो आप, लिखोगे भारतीय जो ऊंट होता है उसकी जाति लिखो कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस। वैज्ञानिक नाम भारतीय ऊंट का यही है, कैमिलस ड्रोमेडेरियस। भारत में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है? एक हंप वाला क्या पाया जाता है? ऊंट पाया जाता है। एक हंप। हंप का अर्थ क्या होता है? कुब्बड़। क्या होता है? कुब्बड़, है ना? एक हंप वाला क्या पाया जाता है? ऊंट पाया जाता है। एक हंप वाला ऊंट। एक हंप वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस ड्रोमेडेरियस है, ठीक है। ऊंट दो हंप वाला भी होता है। अगर पूछा जाए दो हंप वाला जो ऊंट होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये विदेशी ऊंट है, इसका लिखो आप कैमिलस बैक्ट्रियंस। क्या लिखोगे? कैमिलस बैक्ट्रियंस। कैमिलस बैक्ट्रियंस। लिख लिया सबने? देखो जो नए स्टूडेंट है इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। इधर वाली लाइन याद रखनी है आपको, के पी सी और फैमिली। केपीसी और फैमिली ने जीनस सिली। जीनस सिली, ठीक है ना? याद रखना। के से क्या बना? किंगडम। पी से क्या बना? फाइलम। और सी से क्या बना है? क्लास। और से बना है ऑर्डर। और फैमिली, पूरा फैमिली आ गया है। जीनस आ गया है। और सिली, सी से बना है स्पीसीज। क्या बना है? स्पीसीज।
इधर वाली लाइन याद रखोगे तो एसी में आंटी बोली, एसी में आंटी बोली कैमिल से, किससे बोली है भाई? कैमिल से, ड्रो मत, है ना, ड्रो मत। तो याद रखना है, एसी में आंटी बोली कैमिल से ड्रो मत। ए से क्या बना? एनिमेलिया। सी से क्या बना है? कोर्डेटा, है ना। और मे से क्या बना? मेमिलिया। आंटी से बना है आर्टियो डेक्टिला, है ना। बोविडी और क्या बना है? केमिलिडी। और फिर याद रखना है क्या है? ड्रोमेडेरियस, ड्रोमीडेरियस। ड्रोमीडेरियस क्या है बताओ? जाति है। और कैमिलिडी से क्या बताया? कैमिलस बना है। तो याद रखना है, जाति में वंश और किसका नाम आता है? जाति का नाम आता है। दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? याद रखना आपका, क्या बन जाते हैं? वैज्ञानिक नाम बन जाता है। तो एक हंप वाला जो ऊंट होता है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, जो कहां पर पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है मूल रूप से। कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। तो भारत में पाए जाने वाला एक हंप वाला जो ऊंट होता है उसका वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रोमीडेरियस। और दो हंप वाला जो ऊंट होता है इसको विदेशी ऊंट के नाम से जानते हैं, कैमिलस ब्रेक्टीरियंस इसका क्या रहेगा? वैज्ञानिक नाम रहेगा, है। ये डबल हंप वाला कहां पर पाया जाता है? तो भाई सऊदी अरब में भी तो एक हंप वाला ही पाया जाता है। अब दो हंप वाला तो पता नहीं कहां पाया जाता है, लेकिन फोटो दिखा सकता हूं मैं आपको। ठीक है, दिखाएंगे, पढ़ेंगे ना, जातियां पढ़ेंगे तब दिखाएंगे। लिख लिया सबने? क्या पढ़ना है अब नेक्स्ट? शब्दावली पढ़नी है। क्या पढ़नी है? शब्दावली। और शब्दावली आप पढ़ के आए हो गाय में भी, आप पढ़ के आए हो भैंस में भी, और शब्दावली पढ़ के आए हो बकरी और भेड़ में भी। तो ऊंट में भी शब्दावली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऊंट का क्या? वयस्क नर। क्या पढ़ोगे आप? वयस्क नर। ऊंट का वयस्क नर क्या कहलाता है? ऊंट की वयस्क मादा क्या कहलाती है? ऊंट की वयस्क मादा क्या कहलाती है? और उसके बाद में याद रखना है आपको, ऊंट में जवान नर क्या कहलाता है? ऊंट में जवान नर क्या कहलाता है? और ऊंट में जवान मादा क्या कहलाती है? जवान मादा क्या कहलाती है? ठीक है, जवान मादा क्या कहलाती है? ऊंट का बच्चा क्या होता है? ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? ऊंट का बच्चा क्या कहलाएगा? यानी नवजात जिसे अपन कहते हैं, ऊंट का बच्चे को अपन क्या कहेंगे? नवजात। नवजात क्या कहलाएगा? और उसके बाद में ऊंट के झुंड को क्या कहते हैं? और उसके बाद में याद रखना है, ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और वैज्ञानिक नाम मैंने आपको पहले लिखा ही दिया है। वयस्क नर को क्या कहेंगे? तो नर है ना, तो क्या लगेगा आगे बताओ? बुल लगेगा। क्या लगेगा? बुल। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? केमल। बुल केमल। वयस्क नर क्या कहलाएगा? बुल केमल कहलाएगा। ठीक है। वयस्क मादा क्या कहलाएगी बताओ? सी कोमल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सॉरी, कोमल नहीं, कैमल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सी कैमल कहलाएगी। सी कैमल कहलाएगी। ठीक है। जवान नर, जवान नर। अब वो नाम तो आप घरे सारे ही लेवा हैं, टोडी और टोडड़ी लेवा, कौन लेवा, है ना। तो टोडियों के बनो टोरडा। क्या बना है? टोरडा। और इसे क्या कहेंगे? टोरडी। क्या कहेंगे इसे? टोरडी कहेंगे। टोरडा और टोरडी। हाँ, लिख लिया सबने? आगे लिखो, नवजात को कहेंगे केमल काफ। क्या कहेंगे? केमल काफ। केमल काफ कहेंगे। और झुंड को क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे। गुणसूत्र की संख्या लिख लो, कितनी है? 74 है। कितनी है? 74 है। हर्ड। भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? हैं? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जी के पढ़ते हो ना? है। हाँ, ऊंटा पर आया। लिख लो, भारत में ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है।
राज्य पशु पारित करने के लिए, लिखना नहीं है, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, है ना। राज्य पशु पारित करने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कब रखा गया? 30 जून 2014 और 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु पारित घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है आपने? वैज्ञानिक नाम एक हंप वाला और दो हंप वाले का वैज्ञानिक नाम नहीं पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा? एक हंप। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और ऑप्शन में आपको दोनों मिले, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है कि भारत के ऊंट का क्या पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, एक हंप वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। बताओ वयस्क नर क्या कहलाएगा? बुल कैमल कहलाएगा। वयस्क मादा क्या कहलाएगी? जवान नर क्या कहलाएगा? और जवान मादा क्या कहलाएगी? टोरडी कहलाएगी। ठीक है, नवजात को क्या कहते हैं? केमल काफ कहते हैं। और झुंड क्या होता है? हर्ड। और गुणसूत्रों की संख्या, गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। कितनी होती है? 54 होती है। 54 तो किस में है? भेड़ में होती नहीं क्या 54 है? 60 होती है। अच्छा भैंस में बताओ, चलो 48 और 50। 48 कौन सी भैंस में होती है? और 50 जलिए वाली। ठीक है, उसके बाद में बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पड़ी थी? है? भूल गए रे, मैं भी भूल गया है। बताओ कितनी होती है? बकरी में 54 होती है क्या, या भेड़ में 54 होती है? और बकरी में कितनी होती है? 44 होती है। 60 होती है बकरी में। ठीक है, चले आगे। लिखिए भाई, ऊंटों की प्रमुख नस्ल। ऊंटों की प्रमुख नस्ल। ऊंटों की प्रमुख नस्ल। प्रमुख नस्ल। सबसे पहली नस्ल लिखो आप, बीकानेरी। कौन सी नस्ल पढ़ेंगे? बीकानेरी। ठीक है, बीकानेरी। बीकानेरी ऊंट है। दिख रहा है सबको? टिक बड़ी नहीं करें, ये सही है इतनी बहुत। ठीक है, हैं? सबसे पहली बात तो याद लिखोगे इसके बारे में, कैसी नस्ल है, तो आप लिखना द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी का अर्थ क्या हुआ बता दो? दो काम आता है। एक तो काम आएगा, बताओ किसके? बाहर ढोने के। और ऊन, ऊंट की ऊन क्या काम आती है? हैं? चमड़ा प्राप्त करने के लिए। दूध प्लस कृषि कार्य। दूध प्लस कृषि कार्य। ठीक है ना। अब ऊंट का दूध काम आता है क्या? ऊंट का दूध काम आता है। सबसे बड़ा उपयोगी काम है, किस काम में आता है? हैं? चर्म रोग के लिए, मधुमेह रोग के लिए। किस काम में आता है? मधुमेह रोग के लिए। तो बीकानेरी ऊंट जो है ना, इसके ऊंट में, इसके दूध में क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है। ठीक है ना। और दूध में विटामिन क्या पाई जाती है? सी पाई जाती है। इसलिए ऊंट के दूध को कभी भी गर्म नहीं किया जाता, ठंडा पिया जाता है। गर्म करोगे तो विटामिन सी फट जाएगी, है ना। दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। इसलिए कभी भी याद रखना है, ऊंट के दूध को कच्चा पिया जाता है, गर्म करके नहीं पिया जाता। ठीक है, द्विप्रयोजनी नस्ल है, दूध और कृषि कार्य के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट लिखोगे आप, उत्पत्ति क्षेत्र क्या बताओगे? उत्पत्ति क्षेत्र आपको बताना है बीकानेर। उत्पत्ति क्षेत्र बीकानेर।
और बीकानेर का कौन सा स्थान, बीकानेर का कौन सा स्थान, जोहड़बीड़ कहां पर स्थित है, बीकानेर जोहड़बीड़ में क्या स्थित है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर। याद रखना बीकानेर में भी कहां उत्पत्ति हुई है, तो याद रखना ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ केंद्र जोहड़बीड़, ठीक है। याद रखना जोहड़बीड़, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बीकानेरी ऊंट है ये संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है, संकर नस्ल है। और किस किस जाति के संकरण, किस किस जाति के ऊंट के संकरण से ये नस्ल बनी है, तो आप याद रखना सिंधी प्लस में बलूची, सिंधी प्लस में बलूची, सिंधी प्लस बलूची, इन दोनों के क्रॉस से याद रखना है ऊंट का निर्माण हुआ, जिस नस्ल को अपन क्या कहते हैं, बीकानेरी नस्ल कहेंगे। कौन सी नस्ल कहेंगे, बीकानेरी नस्ल कहेंगे, ठीक है। इस ऊंट का नेक्स्ट प्रमुख गुणधर्म है कि आगे वाले पैर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। आगे के पैर, आगे के पैर बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए कृषि कार्य करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत मजबूत, इसलिए याद रखना है बोझा ढोने या फिर आप कह सकते हो कृषि कार्य में काम में लिया जाता है। किस ऊंट की नस्ल की जो कुबड़ है बिल्कुल बीच में पाई जाती है, ठीक है ना, तो याद रखना कौन सी ऊंट की नस्ल है, बीकानेरी। कुबड़ एकदम क्या होती है, कुबड़ एकदम क्या होती है, बीच में होती है, कुबड़ बिल्कुल बीच में, ठीक है। आंखों पर क्या होते हैं, बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, आंखों पर क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। और बड़े बड़े बालों को क्या कहते हैं, झींपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, झींपरा कहते हैं। तो याद रखना है झींपरा का पाया जाना कौन सी नस्ल का प्रमुख गुणधर्म है? झींपरा, ठीक है ना। बीकानेरी नस्ल की आंखों पर क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। इन बड़े बड़े बालों को क्या कहा जाता है भाई, झींपरा कहा जाता है, ठीक है। अब खोपड़ी तो इसकी कैसे दिखाऊं मैं, आप लिख ही लो। क्या लिखोगे, यहां पर इस साइड है ना गड्ढे पाए जाते हैं, दो दोनों साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। इस गड्ढे को क्या कहा जाता है, स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी स्टोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी, स्टोप कहा जाता है। तो लिखियो आप, क्या लिखोगे, खोपड़ी के पीछे वाले हिस्से पर, खोपड़ी के पीछे वाले हिस्से पर गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टोप कहा जाता है। गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टोप कहा जाता है। और याद रखना है इस वाली अस्थि को कहते हैं पिन अस्थि। इस वाली अस्थि को क्या कहते हैं, पिन अस्थि कहते हैं। कौन सी अस्थि, हड्डी, इस हड्डी को कहते हैं पिन हड्डी, पिन अस्थि। ये जो पिन अस्थि है ये अंदर धंसी हुई पाई जाती है, अंदर धंसी हुई पाई जाती है, अंदर धंसी हुई पाई जाती है। पिन अस्थि अंदर धंसी हुई पाई जाती है। हाँ पीठ पर, ये अस्थि है पीठ पर, पिन अस्थि अंदर धंसी हुई पाई जाती है। रंग लिख लो, रंग लिखो इसका गहरा भूरा, गहरा भूरा रंग है, गहरा भूरा। और हाइट, ऊंचाई है, ऊंचाई 9 से 12 फीट, 9 से 12 फीट। ठीक है, लिख लिया। और पूछा जाए तो बता देना सबसे ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल, ऊंटों में सबसे
सुंदर नस्ल, कौन सी नस्ल है? बीकानेरी नस्ल, बीकानेरी नस्ल है। केशवानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बीकानेर में, है ना, है ना। कृषि यूनिवर्सिटी बीकानेर में है। कोई स्टूडेंट था, बड़े बड़े बाल बढ़ा करके गया, और बड़े बड़े बालों को क्या कहते हैं? जींपरा, है ना। जींपरे में क्या लगाई? पिन लगाई, और गेट पे जाते ही क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो जींपरा किसका लक्षण है? बीकानेरी ऊंट का लक्षण है। स्टॉप भी किसका लक्षण है? बीकानेरी ऊंट का लक्षण है। और पिन अस्थि भी किसका लक्षण है? बीकानेरी ऊंट का लक्षण है। मजबूत पैर, आगे वाले मजबूत पैर याद रखना है। कौन सी नस्ल में? बीकानेरी नस्ल में। द्विप्रयोजनीय नस्ल है, और इसका जो विकास है, उत्पत्ति है, वो जोहड़बीड़ ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में हुई है। ये जो संकर नस्ल मानी जाती है, और कौन सी नस्ल से उत्पन्न हुआ है? तो सिंधी और बलूची ऊंट की नस्ल से इसको क्या किया गया है? उत्पन्न किया गया है। ठीक है, नोट लगा करके लिखो। ऊंट के दूध में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। ऊंट के दूध में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। इसलिए इसलिए इसके दूध को मधुमेह रोगियों के उपचार के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए इसके दूध को मधुमेह रोगियों के उपचार के लिए काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन से नोट में लिखोगे। ऊंट के दूध में विटामिन सी पाई जाती है। ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए गर्म करने पर दूध फट जाता है। गर्म करने पर दूध फट जाता है। ठीक है, तो कैसे पियोगे? कच्चा दूध पीते हैं ना, ठंडा का ठंडा ही पीते हैं। लिख लिया सबने? चलें आगे, हेडिंग डालो, जैसलमेरी ऊंट। कौन सा ऊंट? जैसलमेरी ऊंट। जैसलमेरी ऊंट। हाइट कितनी लिखी है आपने? 9 से 12 लिखी थी क्या? उसको 10 से 12 कर लो। 10 से 12। सॉरी भैया अगर किसी को डिस्टरबेंस हुआ है तो। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 को क्या बनाना है? 10 बनाना है। जैसलमेरी ऊंट लेके आते हैं पिक। कौन सा ऊंट है? जैसलमेरी। ठीक है, देखो सबसे पहले उत्पत्ति स्थान लिखोगे इसका, जैसलमेरी। उत्पत्ति स्थान लिखोगे, उत्पत्ति स्थान जैसलमेर। और वितरण क्षेत्र जैसलमेर का, वितरण क्षेत्र जो है जैसलमेर का आसपास वाला जो क्षेत्र है, वितरण क्षेत्र। ठीक है ना, जैसलमेर का आसपास वाला क्षेत्र। और उत्पत्ति स्थान भी याद रखना है, जैसलमेर। दोनों लिखोगे। जैसलमेर। आसपास का क्षेत्र। अब जो करेक्टर आपने कहां पर लिखे थे? बीकानेरी नस्ल में लिखे थे। जिम्परा पाया जाना वो इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आपने लिखा था पिन अस्थि अंदर दसी भी पाई जाती है, वो इसमें
नहीं पाई जाएगी। आपने लिखा था गड्ढा पाया जाता है यानी स्टोप पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें वो कैरेक्टर्स क्या है, उल्टे हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है, इस नस्ल का उपयोग सेना गश्त के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सेना गश्त के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसका क्या है, करेक्टर है ना। जो आपकी जैसलमेर बॉर्डर है, जैसलमेर पाकिस्तान वाली बॉर्डर है, बीएसएफ जो सेना है वो बॉर्डर गश्त करने के लिए जिस ऊंट की नस्ल का उपयोग करते हैं, वो ऊंट की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी है। कौन सी है? जैसलमेरी है। ठीक है, उसके साथ साथ में याद रखना है, सबसे तेज भागने वाला जो ऊंट है, दौड़ने वाला ऊंट है, वो कौन सा ऊंट है? तो याद रखना है जैसलमेरी ऊंट है। सबसे तेज, सबसे तेज, सबसे तेज दौड़ने वाला, दौड़ने वाला, दौड़ने वाला ऊंट, सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सा ऊंट है? जैसलमेरी ऊंट है। अगर इसकी स्पीड पूछी जाए आपसे, जैसलमेरी ऊंट की स्पीड पूछी जाए, तो आपको बताना है 100 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की। 100 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक प्रशिक्षण दिए हुए ऊंट की है। जिस ऊंट को पढ़ाया जाता है उस ऊंट की दौड़ पूछी जाए तो आपको बताना है 100 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नॉर्मल है, इस ऊंट को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, फिर अगर इसकी स्पीड पूछी जाए तो आपको बताना है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है नहीं है? गाड़ियां दौड़ती है आजकल कितनी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, नहीं दौड़ती है ना? उतना ये ऊंट क्या है, भागता है, दौड़ता है। तो याद रखना है कौन सी नस्ल को सेना गश्त के रूप में काम में लिया जाता है, तो आपको बताना है जैसलमेरी ऊंट को। ठीक है, और कितनी इसकी स्पीड है, तो बताना है कि प्रशिक्षित ऊंट की स्पीड कितनी है, 140, 100 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बिना प्रशिक्षण दिया हुआ ऊंट है उसकी स्पीड कितनी है, 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद में याद रखना है, आपसे पूछा जाए ऊंट की पतली दुबली नस्ल कौन सी है, हैं? ऊंट की पतली दुबली नस्ल कौन सी है? पतली दुबली नस्ल कौन सी है? तो याद रखना जैसलमेरी है। पतली दुबली है इसलिए तो सबसे अधिक क्या होता है, भागता है। ठीक है, रंग बताना है आपको, रंग, और रंग में लिखना है आपको, इसका रंग लिखिए भाई, हल्का भूरा लिखो आप। क्या है? हल्का भूरा, हल्का भूरा। लिख लिया? हल्का भूरा, ऊंट की पतली दुबली नस्ल है, रंग लिखो आप हल्का भूरा। ठीक है, बाकी लिख लेना आप, क्या लिखोगे? स्टॉप अनुपस्थित है, स्टॉप क्या है, अनुपस्थित है। जीब्रा क्या है, अनुपस्थित है, जीब्रा क्या है, अनुपस्थित है। और पिन अस्थि है, अंदर दसी भी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, पिन अस्थि, पिन अस्थि अंदर दसी हुई नहीं रहती, अंदर दसी हुई नहीं रहती, नहीं रहती। लिख लिया? चलिए आगे, नेक्स्ट, लास्ट नस्ल लिखिए आप। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल। मेवाड़ी नस्ल। ये कौन सा है? उत्पत्ति क्षेत्र सबको पता है, मेवाड़ से। उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र मेवाड़ से। ठीक है, मेवाड़ से। और वितरण क्षेत्र भी याद रखना है, मेवाड़ वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है।
सबसे प्रमुख इसका जो रंग है वो आपको दिखना है। इसका रंग भी कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। हल्का कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है ना। और एक बात और याद रखना, नीचे वाला जो होंठ है, नीचे का होंठ वो क्या होता है? लटका रहता है। लटका रहता है। प्रमुख गुणधर्म इसका है, लटका रहता है। ठीक है। दूसरी बात याद रखना है, इस चीज को क्या कहते हैं? पता है किसी को? एडर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडर कहते हैं। एडर बहुत मजबूत होता है इसका। ठीक है ना। और याद रखना है, जो पैरों के नीचे जो थल्ली होती है वो भी क्या होती है? बहुत ज्यादा क्या होती है? मजबूत होती है। इसलिए याद रखना है, पहाड़ों पर अधिक काम करने के लिए ये नस्ल जानी जाती है। पहाड़ों वाला जो एरिया होता है ना, उस एरिया पर आसानी से क्या कर सकता है? ये चढ़ सकता है। ठीक है। दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पैरों के नीचे पाए जाने वाला जो तला होता है और इसका जो एडर होता है वो क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ठीक है। तो लिखिए आप, इस नस्ल में चेस्ट पेड यानी छाती की गद्दी, चेस्ट पेड, चेस्ट पेड व फुट पेड, फुट पेड अत्यंत कठोर व मजबूत होते हैं। चेस्ट पेड व फुट पेड अत्यंत कठोर व मजबूत होते हैं। अत्यंत कठोर व मजबूत होते हैं। अतः यह पहाड़ों पर, अतः यह पहाड़ों पर, पहाड़ों पर आसानी से चल सकता है, चल सकता है। इसे चोट नहीं लगती, इसे चोट नहीं लगती, चोट नहीं लगती। और सिर पर याद, सॉरी, शरीर पर याद रखना है, सघन व घने क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। सघन या घने क्या पाए जाते हैं? या घने बाल पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल में? मेवाड़ी नस्ल में। ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है, कौन सी नस्ल में? आपको मेवाड़ी नस्ल में। और इसके अलावा एग्जाम में इन तीन नस्लों के अलावा एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है। कितनी नस्लें पढ़ ली? तीन नस्लें पढ़ ली है। कितनी? तीन। सबसे पहली पढ़ी है बीकानेरी, दूसरी पढ़ी है कौन सी? जैसलमेरी। अच्छा भाई, इसमें भी एक करेक्शन करना है आपको, और करेक्शन उत्पत्ति स्थान में करना है आपको। उत्पत्ति स्थान लिखिए आप, क्या लिखोगे? पाकिस्तान का थार पारकर जिला, पाकिस्तान का थार पारकर जिला। हाँ, जैसलमेरी में उत्पत्ति स्थान लिखो, पाकिस्तान का थार पारकर जिला। ठीक है। पाकिस्तान का थार पारकर जिला इसका उत्पत्ति स्थान है। फिर कहां पर आया ये? जैसलमेर में आया। ठीक है। और जैसलमेर के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। सेना में गश्त के लिए काम में लिया जाता है। तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी है। और ऊंट की पतली दुबली नस्ल पूछी जाए तो कौन सी है? जैसलमेरी है। ठीक है। ये हो गए हैं ऊंट। और ऊंट के बाद में कल अपन पढ़ेंगे, क्या रहेगी? मुर्गियां रहेगी। हाँ, ऊंट में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है। तीन ही नस्लें पढ़नी है। हाँ हाँ, ऊंट खत्म है। ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट एग्जाम में इतना ही पूछा गया है, तो हम भी क्या पढ़ेंगे? इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा नहीं पढ़ना। बाकी मुर्गियां रह गई, मुर्गियां कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है। जा सकते हो आप। समझ तो आया? समझना क्या है, रटना है ना। बी पार्ट का अभी तो पहली यूनिट चल रही है, नस्ल नस्ल वाली। ठीक है। फिर दूसरी यूनिट, टोटल कितने चैप्टर हैं? 28 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 28 चैप्टर हैं टोटल, है ना। कुछ एक आधी आधी घंटा के हैं। अब रोग सबसे ज्यादा लंबा चलेगा, कितने दिन चलेगा?
10 से 15 दिन लग जाएंगे रोग रोग में, ठीक है, वो लंबा चलेगा। बाकी एक एक घंटा आधे आधे घंटे के टॉपिक है छोटे छोटे, ठीक है।